नमस्कार। आज हम भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो हाल ही में व्यापार समझौता हुआ है उसी की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये समझौता जुलाई 2025 में हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद यूके के लिए ये शायद सबसे अहम डील है। हाँ, बिल्कुल। और भारत के लिए भी किसी G7 देश के साथ ये अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी सौदा माना जा रहा है। सही। अनुमान तो ये भी है कि 2040 तक व्यापार दोगुना हो सकता है। दोगुना। तो चलिए देखते हैं कि इस समझौते में आखिर है क्या, भारत के लिए इसके क्या फायदे नुकसान हैं और एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सामानों के व्यापार की। मतलब चीज़ों पर लगने वाले शुल्क यानी टैरिफ, उसमें क्या खास बदलाव हुए हैं? हाँ, देखिए, बदलाव काफी अहम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत से यूके जाने वाले करीब 99% सामान, आप सोचिए 99%? हाँ, देखिए, कपड़े, रत्नाभूषण, चमड़े का सामान है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ये सब अब बिना किसी ड्यूटी के, मतलब जीरो टैरिफ पर यूके के बाजार में जा पाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत है निर्यातकों के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारत ने भी यूके से आने वाले कुछ सामान पर शुल्क घटाए। हाँ, जैसे स्कॉच विस्की और जिन पर, जो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर शुल्क 150% से घटाकर पहले दिन ही 75% कर दिया गया है। सीधा आधा? हाँ, और अगले 10 सालों में ये धीरे धीरे 40% तक आ जाएगा। ओके। कारों पर भी एक तय कोटा है, उसके तहत शुल्क धीरे धीरे कम करके 10% तक लाया जाएगा। 10%? हाँ। अच्छा। हाँ, और मशीनरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ खाने की चीजें जैसे सैल्मन मछली, इन पर भी शुल्क या तो बिल्कुल हटा दिए गए हैं या फिर काफी कम हो गए हैं। ठीक है। ये तो हुई सामान की बात। अब आते हैं सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज और लोगों की आवाजाही पर। क्या भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए कुछ खास है इसमें? ये हमेशा एक अहम मुद्दा रहता है। हाँ, देखिए, इसमें कुछ प्रगति तो हुई है, पर शायद उतनी नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी। अच्छा। हाँ, भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा की संख्या थोड़ी बड़ी है। इसमें सालाना 1800 वीज़ा खासतौर पर सांस्कृतिक और सेवा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, जैसे शेफ हो गए, योग इंस्ट्रक्टर, कलाकार। 1800, ठीक है। और एक और जो खास बात है वो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये क्या है? मतलब अगर कोई भारतीय पेशेवर, मान लीजिए, अपनी कंपनी की तरफ से यूके भेजा जाता है और वो भारत में EPFO में अपना योगदान दे रहा है, हाँ, तो उसे यूके में 3 साल तक वहां की सामाजिक सुरक्षा यानी NIC में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये तो काफी फायदेमंद है। मतलब दोहरा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा ब्रिटिश सर्विस कंपनियां जैसे टेलीकॉम है, कंस्ट्रक्शन है, ऑडिट फर्म्स हैं, वो अब भारत में बिना लोकल ऑफिस खोले भी काम कर पाएंगी। ओके। अच्छा, ये तो होगी वस्तुएं और सेवाएं। लेकिन सुना है इस समझौते का दायरा काफी बड़ा है। मतलब कोई 26 अध्याय हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। ये काफी व्यापक समझौता है। इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब IPR के नियम, सरकारी खरीद में कैसे भागीदारी होगी उसके नियम, लैंगिक समानता पर बात है, श्रम और पर्यावरण के स्टैंडर्ड्स पर भी। अच्छा। और भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर भी सहमति बनी है। लेकिन कुछ मुद्दे रह भी गए हैं शायद, जैसे निवेश संधि। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ पेचीदा मुद्दे जैसे द्विपक्षीय निवेश संधि, जिसे BIT कहते हैं, वो अभी फाइनल नहीं हुई है। और वो कार्बन टैक्स वाला मामला? हाँ, कार्बन टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, ये मुद्दे अभी बातचीत के दौर में हैं और इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इस पर आगे देखना होगा। और हाँ, IPR पर जो कड़े नियम हैं, उससे कुछ चिंताएं भी हैं। किस तरह की चिंताएं? खासकर दवाओं के अनिवार्य लाइसेंसिंग को लेकर। मतलब वो स्थिति जब सरकार खास हालात में पेटेंट होल्डर की इजाजत के बिना भी किसी और कंपनी को दवा बनाने की परमिशन दे सकती है। डर यह है कि ज्यादा सख्त नियमों से सस्ती दवाओं तक लोगों की पहुंच कहीं मुश्किल ना हो जाए। ये तो वाकई एक अहम मुद्दा है। खैर, अब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो इसके मुख्य फायदे क्या लग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो उन क्षेत्रों को होगा जिनमें रोजगार ज्यादा मिलता है, जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग गुड्स। हाँ। इनसे जुड़े जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, MSMEs, उनको बहुत फायदा मिलेगा। यूके के बाजार में उन्हें कंपटीशन में मदद मिलेगी, खासकर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले। सही बात है। और ये भारत की चीन +1 वाली रणनीति से भी मेल खाता है। मतलब सप्लाई चेन को सिर्फ चीन पर निर्भर न रखकर दूसरे देशों में भी फैलाना। और
हाँ, इससे भारत की एक तरह से साख भी बढ़ती है। भविष्य में CPTP जैसे दूसरे बड़े व्यापार समझौतों में शामिल होने के लिए ये एक अच्छा कदम है। और आम ग्राहकों के लिए? हाँ, ये भी मुमकिन है कि भारतीय ग्राहकों को UK से आने वाले कुछ बेहतर क्वालिटी के उत्पाद शायद थोड़ी कम कीमत पर मिल सकें। ठीक है, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है या कुछ चिंताएं या चुनौतियां भी हैं? जैसे आपने MSMEs की बात की, क्या वो UK के कड़े मानकों पर खरे उतर पाएंगे? ये एक सवाल तो है। हाँ, बिल्कुल। ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, फायदों के साथ चुनौतियां हमेशा रहती हैं। जैसा आपने कहा, छोटे उद्यमों के लिए UK के जो सख्त स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे साफ सफाई, क्वालिटी कंट्रोल, उनको पूरा करना एक चैलेंज हो सकता है। दूसरा, सेवा क्षेत्र में जो उदारीकरण हुआ है, वो उतना नहीं है जितनी उम्मीद थी, खासकर फाइनेंस और लीगल सर्विसेज में। अच्छा। IPR वाली चिंता तो है ही, जिसकी हमने बात की, और वो कार्बन टैक्स वाला मुद्दा। अगर UK भविष्य में कार्बन टैक्स लगाता है, तो भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, उर्वरक जैसे निर्यातों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। हाँ, ये अनिश्चितता तो है। और कुछ घरेलू उद्योग भी हैं, जैसे इथेनॉल बनाने वाले, डेयरी सेक्टर, सेब उत्पादक, वो भी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। अब अगर हम विशेषज्ञों की राय देखें, वो इसे कैसे आंक रहे हैं? मतलब एक बड़ी तस्वीर में ये समझौता कहाँ फिट होता है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे भारत की व्यापार नीति में एक अहम बदलाव की तरह देख रहे हैं। बदलाव किस तरह का? मतलब पहले जो थोड़ा संरक्षणवाद का रवैया था, उससे हटकर अब भारत सोच समझकर दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। जैसे डॉक्टर चीतिक्स वाजपेयी हैं चाथम हाउस के, उनका मानना है कि ये भारत और UK के बीच जो रणनीतिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं, उसका प्रतीक है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भारत की जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, रणनीतिक स्वायत्तता, जैसे रूस और ईरान से उसके रिश्ते, वो शायद UK से मिलने वाली बहुत संवेदनशील टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में कुछ रुकावट डाल सकती है। ये एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये तो है। वहीं अर्पिता मुखर्जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं ICRAI से, वो इसके पीछे भू राजनीतिक कारणों को भी अहम मानते हैं। मतलब दोनों देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीति भी है। तो कुल मिलाकर क्या ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जाए? हाँ, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अवसर है। ये समझौता ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में भारत की पोजीशन को मजबूत करता है। ये UK की इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तरफ जो झुकाव है, उसके साथ भी फिट बैठता है। और इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भविष्य में होने वाले ट्रेड डील्स के लिए भारत एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर सामने आता है। लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो संस्थागत तैयारी, खासकर MSMEs को मदद देना ताकि वो नए मानकों को अपना सकें। सही। दूसरे, जो मुद्दे लटके हुए हैं जैसे BIT, कार्बन टैक्स, उनका समाधान निकालना होगा। और जो घरेलू उद्योग कमजोर पड़ सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के उपाय करने होंगे। जैसा कि ग्रांट थॉर्नटन जैसे इंडस्ट्री एनालिस्ट कहते हैं, असली परीक्षा तो अब इम्प्लीमेंटेशन में है। मतलब भारतीय उद्योग इन नए हालात में खुद को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह ढाल पाते हैं। सही कहा। तो हमने देखा कि ये भारत UK व्यापार समझौता भारत के लिए कई नए मौके लेकर आया है, खासकर निर्यात और छोटे उद्योगों के लिए। जी। लेकिन साथ ही सीमित पहुंच, IPR से जुड़ी चिंताएं और वो संभावित कार्बन टैक्स जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। ये भारत की व्यापार रणनीति में एक अहम पड़ाव तो है ही। बिल्कुल। लेकिन अंत में सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि क्या हमारे घरेलू उद्योग, खासकर जो छोटे उद्यमी हैं, वो वाकई में वैश्विक मानकों को अपनाने और इन नए अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? उनकी तैयारी और उनका लचीलापन ही आखिर में तय करेगा कि ये ऐतिहासिक समझौता जमीन पर कितना सफल होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है।